हम पढ़े थे रिएक्शंस पढ़े थे सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन थे, हमने डिफरेंट जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा। फिर हमने जो कल जो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर देखा। फिर हमने उसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर देखा। आज का जो हमारा रिएक्शन है वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड है और साथ हमारे पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। अब इनके साथ जब रिएक्शन हुआ है बेरियम क्लोराइड के साथ और लेड नाइट्रेट के साथ, तो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है दोनों का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम जो है वो किसके साथ जाकर अटैच हो रहा है, सल्फेट के साथ। बेरियम के ऊपर क्या चार्ज है, +2, बेरियम जो है वो 2 एक एलिमेंट है, और सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज है, -2। तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा और बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन MD कैट में आया हुआ है, ठीक है। ये जो बच्चे रिएक्शंस है ना सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के जो रिएक्शंस है इनमें से MD कैट के पास पेपर में रिएक्शंस में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से रिएक्शन है, यही पूछा हुआ है कि जैसे वो कह रहा है कि वाइट प्रेसिपिटेट किसके होते हैं, तो बेरियम सल्फेट के होते हैं। अगर वो ये पूछ ले कि वाइट प्रेसिपिटेट इसके अलावा किसके होते हैं, तो यहाँ पर जो लेड सल्फेट भर रहा है उसके होते हैं। उसके अलावा जो है हम वैसे बात करें तो सिल्वर क्लोराइड भी जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स देता है। फिर आप कहेंगे कि मैडम जो है वो इधर उधर की पिछली बातें बताती हैं हमारे बचपन की। तो इस तरह है कि आपने फर्स्ट ईयर की 11 चैप्टर में पढ़ा था रिएक्शन काइनेटिक्स को, तो उसके पहले पेज पे भी एक रिएक्शन है, वहां पर भी जो है वो सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट भर रहा है और साथ क्या भर रहा है, एसिड भर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये देखें एरो नीचे को है, ये बता रहा है कि प्रेसिपिटेट्स बने हैं। अगर कोई गैस होती तो एरो ऊपर को आना था, समझ आ रही है बात की। जब भी कोई गैस होती है तो हम एरो के डायरेक्शन ऊपर को करते हैं जो उसका हेड है, ठीक हो गया। और अगर ऐसे ही हम लेड नाइट्रेट की बात करें उसके साथ अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किया है तो कहता है कि क्या बना है, लेड सल्फेट और साथ नाइट्रिक एसिड बना है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से दो कंपाउंड्स हैं जो वाइट प्रेसिपिटेट्स दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट है और लेड सल्फेट है। उसके अलावा सिल्वर क्लोराइड भी वाइट प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन वो ऐसे रिएक्शन नहीं पूछता, वो ये पूछता है सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के अकॉर्डिंग पूछेगा कि विच कंपाउंड जो है वो विच कंपाउंड फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट बाय रिएक्टिंग जो है H2SO4 विद बेरियम क्लोराइड। तो वो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं इनमें से बहुत आसान से बनते हैं MCQs, लेकिन बनते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल से मुश्किल है ही नहीं, इसमें सीधे सीधे से MCQs हैं। अगर लास्ट रिएक्शन की बात की जाए तो हमने कहा था कल के भाई सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या सीन है, बात कुछ यूं है, ऐसे है कि सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो इसके साथ हमने कंपाउंड अटैच किया है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने पढ़ा होगा कि MnO4 है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसके साथ H2SO4 को यूज़ कर रहे हैं तो H2SO4 की इतनी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कि MnO4 की है। तो कहता है कि यहाँ पर KMnO4 इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, कहते हैं कि जब KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ है तो सिर्फ क्या हुआ है कि हमारे पास ये जो पोटाशियम सल्फेट बन गया, मैंगनीज सल्फेट बन गया, वाटर है। कहते हैं बेसिकली यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, एटॉमिक ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है इसको हमने किसी और रिएक्शन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिएक्शन में मतलब अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बनी है, नेसेंट ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देखें फेरस सल्फेट जो है उसका रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोबारा से, और साथ हम नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। जब उसने
जब उसने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की है तो कहता है क्या बन गया है, फेरस सल्फेट की जगह पर फेरिक सल्फेट बन गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उसके साथ OUS लिखेंगे, जिसकी ज्यादा होगी उसके साथ IC लिखेंगे, IC1। ठीक है, जैसे प्लम्बिक और प्लम्बस था, इसी तरह कहता है फेरिस और फेरस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि जब हमने रिएक्शन किया है इसका, तो ये देखें जो फेरस सल्फेट है इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है, वो फर्स्ट स्टेप में हमने ली थी, तो फेरिक सल्फेट और साथ क्या बन गया है, वाटर। अब कहता है कि अगर इन्हीं दोनों रिएक्शंस को हम इकट्ठा करके लिखें तो बच्चों देखें कि हमने क्या किया है। अब देखें 5 ऑक्सीजन जो थी प्रोडक्ट में जो बनी थी, वो पांचों नेसेंट ऑक्सीजन सेकंड स्टेप के रिएक्शन में यूज हो गई, तो ये तो हमारे रिएक्शन का पार्ट ही नहीं थी, जितनी बनी वो इस्तेमाल हो गई। तो आप एज अ होल रिएक्शन में देखिए हमने कहीं पर भी नेसेंट ऑक्सीजन नहीं लिखी। ठीक है, हमने रिएक्टेंट्स को अगर देखें, अपने रिएक्टेंट्स को दोनों इक्वेशन के रिएक्टेंट्स को उसने एक साइड पे लिखा है, तो यहाँ पर आप देखें, ये देखें KMnO4 है और साथ हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के 8 मोल है, 5 मोल दूसरे स्टेप में यूज हुए थे, 3 मोल पहले स्टेप में, तो 8 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के और साथ 10 मोल किसके हैं, फेरस सल्फेट के। ठीक है, और एज अ होल जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास एक पोटाशियम सल्फेट बना, फिर मैंगनीज सल्फेट बना, फेरिक सल्फेट बना और वाटर के 8 मोल बने हैं, 3 मोल फर्स्ट स्टेप में और 5 मोल सेकेंड स्टेप में, तो 8 मोल ऑफ वाटर भी हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से जब ऑक्सीजन निकलती है तो वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन होती है, तो वो किसी दूसरे कंपाउंड को वो ऑक्सीजन दे रहा है। जब वो किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन दे रहा है तो कहता है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। आप यहाँ पर देखें, अगर फेरस सल्फेट की बात की जाए तो यहाँ पर कहता है कि फेरिक सल्फेट बन रहा है। ठीक है, मतलब कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गई बात, +2 से +3 में आ जाएगा वो। तो कहते हैं ऐसे ही जो है वो इसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन तब होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। वो इटसेल्फ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज आ जाएगी तो तब उसकी जो कैपेसिटी है वो लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो दूसरा एजेंट है उसकी जो एबिलिटी है वो इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो आसान से रिएक्शन थे जो कल मैंने नहीं कराए थे, मैंने कहा फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो पहला रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर दूसरे रिएक्शन की बात करें हम, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या भर रहा है, लेड सल्फेट भर रहा है और नाइट्रिक एसिड भर रहा है। नेक्स्ट हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन देखा। अच्छा भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये जो यूजेज है ना सल्फ्यूरिक एसिड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसके अकॉर्डिंग, MCQs के अकॉर्डिंग। इसमें से MCQs आते हैं MD कैट में, मैं आपको बता रही हूँ इसमें से MCQs आते हैं। ये जो यूजेस है ना, आपने इनको जुबानी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इन यूजेस को आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बाकी किसी चीज़ के यूजेस पे मैंने इतना फोकस नहीं किया, मैंने इसके जो यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे, उसमें मैंने बहुत फोकस किया है। लेकिन खैर अभी सिलेबस तो खैर चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पिछले कोई 5 पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में से ज़रूर उसने यूजेस में से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो कहीं पर भी डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है ना, वो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था MD कैट में। अब अगर आप लोग लाइव होते तो मैं आपको लिख के बताती। क्वेश्चन वो ये था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, एक्सेप्ट कहाँ पर, मतलब इनमें से कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो हमें देखने में लगता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एजेंट है, मतलब एसिड है, तो ये डिटर्जेंट जो हमारे सर्फ्स होते हैं, शैम्पूज या इस तरह का जितना भी स्टफ है उसमें यूज होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड डिटर्जेंट्स में यूज नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, और इसके जो यूजेस हैं बच्चों, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सबसे पहला जो यूज है वो कहता है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल किया। पीछे हमने जब रिएक्शन पढ़ा था तो हमने कहा अमोनियम सल्फेट बनता है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है, यहाँ जाहिर है सल्फर है, उसमें सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, तो इस वजह से कहते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उस जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट भी ये बनाता है, आपने देखा। और उसके अलावा कहता है कि
उसके अलावा कहता है कि फर्टिलाइजर्स में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत रोल है, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, डिफरेंट फर्टिलाइजर है, लेकिन वो फर्टिलाइजर्स आपकी बुक पे 2 नाम लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एंड दूसरा कौन सा है, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। और अगर दूसरी बात की जाए तो कहता है कि इसका जो यूज़ है वो कहाँ है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखें आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्रैकिंग पढ़ी होगी, पढ़ी आप लोगों ने, हाँ सेकेंड ईयर में ही है बिल्कुल। तो आपने ये देखा है कि उसमें जो है वो हम मटेरियल जो है उसमें जब इम्प्योरिटीज़ होती है तो हम उसको निकालते हैं, रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की। हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, कोल होता है, कोक होता है, कोल टार होता है, उसमें से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को निकालते हैं, बहुत सी फ्रैक्शंस निकलती हैं, और वही फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री को बेस करती हैं। उन्हीं फ्रैक्शंस पे हमारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी इंडस्ट्री चलती है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो हमारी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो कहते हैं जब पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर कंपाउंड्स हैं। तो कहता है जब सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं तो वो नाइट्रोजन या सल्फर की ऑक्सीडेशन करा के, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में वो जो है वो पेट्रोलियम से निकल जाएंगे कंपाउंड, ठीक है। तो नाइट्रोजन या सल्फर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए भी हम सल्फर को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो कहता है HCl बनाने में, जो है डिफरेंट एसिड्स बनाने में, फॉस्फोरिक एसिड बनाने में, नाइट्रिक एसिड की तो जब प्रिपरेशन मैंने आपको कराई थी अगर याद हो, बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस में के बाद से पहले एक प्रोसेस था जिसमें हमने नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था। फिर कहते हैं सल्फेट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन है ये हम देखते हैं, रुकें ज़रा। जी बच्चे ये देखें, प्रेपरेशन इन द लेबोरेटरी, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो वैसे भी और भी बहुत से एसिड जो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं उनको प्रिपेयर करने के हमने उनकी प्रेपरेशंस नहीं पढ़ी, लेकिन वहाँ पर भी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है, यूज़ होता है डिफरेंट एसिड्स बनाने में। जो जो एसिड लिखे हुए हैं काइंडली उनके नेम जो है अपनी फिंगर टिप्स पे रख लीजिएगा, ठीक है। फिर कहता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। अब आप देखें यहाँ पर कहीं पर भी डिटर्जेंट में नहीं है, कहाँ कर है, कहाँ कर है, डाइस में यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक में, डिसइंफेक्टेंट्स में, पेंट्स में, एक्सप्लोसिव जितना मटेरियल होता है, फाइबर्स जो हम बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो हम खुद से फाइबर्स डेवलप करते हैं, उन फाइबर्स को बनाने में, डिफरेंट काइंड्स जो हमारे पास फाइबर्स की हैं कपड़े की, वो सारी बनाने में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक रोल है, ठीक है। वो लंबा प्रोसेस है, इन सब में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन सब इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। उसके बाद हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो पूछता है इलेक्ट्रिकल बैटरीज और स्टोरेज सेल में भी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बैटरीज और स्टोरेज सेल शायद आप लोगों ने चैप्टर 10 पढ़ा था, पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर का, जहाँ पर वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड अक्सर जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था, ठीक है। तो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं वैसे भी डिफरेंट जो बैटरीज हैं अगर आप देखें तो वहाँ पर भी बच्चों हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको क्या किया था, यूज़ किया था, ठीक है। अगर आप लेड अक्यूमुलेटर बैटरी की बात कर लें, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें 30% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन था, और इसी तरह डिफरेंट बैटरीज में यूज़ होता है। उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो आपको पता है, कल आपने देखा जहाँ पर मॉइस्चर है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेगा तो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होगा, एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट। हम बहुत से रिएक्शंस करते हैं, हम वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो कोई भी हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं देगा, इवन कि हम जो है उस एसिड को यूज़ ही नहीं कर सकते। वो इतना जो है बच्चों एक्सप्लोसिव होता है, इतनी उसकी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब वो हमारी स्किन को, हमारी आइज़ को, हमारे चेहरे को डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से हमने कभी भी जो है वो प्योर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करते, हमें डाइल्यूट फॉर्म में एसिड हम बनाते हैं या पड़ा होता है हम उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, डिफरेंट लैब्स वर्क्स में। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जब हमने उसके साथ डील करना होता है, अगर कहीं पर हमें कहीं किसी रिएक्शन में चाहिए तो फिर हम प्रॉपर उसके लिए सेटअप अरेंज करते हैं, और फिर खुद से उसको नहीं यूज़ करते, फिर हम अपने वर्कर्स के साथ जहाँ पर जो लेबॉर्ट्री में होते हैं वो हमें उसको जो है वो सिखाते हैं ऐसे यूज़ करना, मतलब ये बहुत एक्सप्लोसिव है।
सल्फ्यूरिक एसिड मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आयरन में, आयरन, स्टील, लेदर एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इन सब इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के जो यूजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यूजेस को फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिएगा कि किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्वेश्चन वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ऐड कर देगा, और सी कोई इंडस्ट्री ऐड कर देगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डिटर्जेंट है वो क्वेश्चन 2-3 दफ़ा आया, क्योंकि हमें लगता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड तो डिटर्जेंट्स में यूज़ होता होगा, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं होता, ठीक है। ये एमसीक्यू पास पेपर्स में आया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और जो है ये था चैप्टर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक्सरसाइज है जिसको हमने करना है। एक्सरसाइज भी जो है इसकी कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के साथ जो है ना वो मैंने उसके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के अभी ऐसा करते हैं हम कि हम चलते हैं एमसीक्यूज पे, एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं आज। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी मैं फिर आपके साथ स्लाइड्स बना के फिर मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। उन क्वेश्चंस को या मतलब स्लाइड्स बना के, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी होप्स हो के मतलब नहीं आपको लाइव की उसकी जो है ना वो स्लाइड्स दूंगी, ठीक है। तो अभी जो है वो हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि चैप्टर 4 के एमसीक्यूज को हम टिक कर लेते हैं। और जो है आप लोग भी अपनी बुक खोल लें और एमसीक्यूज पे आ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी देखते हैं, लेकिन पहले जो है मुझे स्मार्ट सिलेबस खोल लेने दें और मुझे देख लेने दें कि ये हुमैरा बच्चे आप इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा भी क्वेश्चन 3 जो एमसीक्यूज वाला है ना वो कंप्लीट है हमारा। एमसीक्यू सारे ही हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 4 हमने किया उसके एमसीक्यू सारे ही हैं, ठीक है बच्चों। तो एमसीक्यूज पे आ जाएं। कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 6 एलिमेंट द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी इज। तो हमने पढ़ा हुआ है कि टॉप टू बॉटम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सबसे टॉप पे नाइट्रोजन ही आ रहा है, तो नाइट्रोजन की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो अल्फा है, ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, अमंग ग्रुप 5 एलिमेंट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है हमने बताना है, तो वो भी अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन ही बनता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के अलावा टॉप टू बॉटम जो है नाइट्रोजन सबसे टॉप पे है। तो सेकंड एमसीक्यू का भी आंसर नाइट्रोजन ही है। थर्ड एमसीक्यू पे आ जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO इन एयर प्रोड्यूस। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या बनाता है, N2O4 बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, N2O4, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ा था, ठीक हो गया। अब जो फोर्थ एमसीक्यू है, थर्ड का एमसीक्यू आंसर चार्ली है बच्चों। फोर्थ एमसीक्यू, द ब्राउन गैस फॉर्म व्हेन मैटर रिड्यूसेस HNO3 तो कौन सी गैस बनती है, ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, NO2 गैस बनती है, ठीक है। और हमने देखा भी था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है, बाकी नाइट्रिक ऑक्साइड जो पढ़ा था और दूसरा जो साइड था उसका कलर नहीं होता, ठीक हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, लाफिंग गैस इज केमिकली। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला बहुत जगह पर पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज लाफिंग गैस N2O। फिफ्थ वाले आंसर एमसीक्यू का आंसर बीटा है, N2O। Out of all the elements of group 6A, the highest melting and boiling point is shown by। किसका melting और boiling point increase होगा, टॉप टू बॉटम melting boiling point increase होगा। तो सबसे नीचे टेलीरियम आ रहा है, तो उसका melting और boiling point सबसे ज्यादा। 6 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा। सेवंथ एमसीक्यू पे आ जाए, SO3 इज नॉट एब्जॉर्ब इन वाटर डायरेक्टली टू फॉर्म H2SO4 बिकॉज। क्यों नहीं करते ऐड भाई, क्यों उस दिन बताया था, क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होता है, बहुत हीट इवॉल्व होती है। किसी एक्सप्लोजन का हमें जो है ना वो अंदेशा होता है, इस वजह से हम डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब नहीं कराते। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन डजंट गो टू कंप्लीशन, ऐसा नहीं है द रिएक्शन इज क्वाइट स्लो, नो द रिएक्शन इज क्वाइट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। SO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा भी नहीं है द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो बच्चों सेवंथ एमसीक्यू का आंसर क्या है, चार्ली। और ये भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। नाइन्थ एमसीक्यू पे आ जाए हैं, सेवंथ के बाद एट्थ एमसीक्यू कहाँ गया, एट्थ एमसीक्यू है ही नहीं।
अच्छा, एमसीक्यू यही है, विच कैटलिस्ट इज यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और आपने ये कैटलिस्ट याद भी रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ बच्चों, मैं आपको कहना भूल गई, जो डायग्राम बुक पर बनी हुई है वो बहुत अच्छे से बनानी है आपने, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ, दो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बर्कलैंड और आइट्स प्रोसेस और दूसरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आया तो आप लोगों ने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है बच्चों। तो 9th का आंसर क्या हो गया, बीटा। अब अगर 10th एमसीक्यू पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब O2 में देखें तो वहां पर तो ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। O2 माइनस में देखें तो वहां पर भी एक, मतलब एक उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पेयर हो जाएगा। O2 प्लस 2 में जो दो अनपेयर्ड थे वो निकल जाएंगे। O2 माइनस 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप कन्फिग्रेशन ड्रॉ करके करके देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास, उसकी जो हम देखें तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो जब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कहता है उसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। आप इसकी O2 माइनस 2 है, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है साथ, ठीक है। तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ईयर में एमओटी जब पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन आता है O2 माइनस 2 O2 प्लस 2 कौन सी डायमैग्नेटिक है कौन सी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसका आंसर 10th वाले का डेल्टा बनता है। पीछे रह गए शॉर्ट क्वेश्चन, वो कल हम डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स के साथ। अभी हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लें कि कौन कौन सी हैं। 6 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने में। 1 मिनट। जी अरूबा, बच्चे सिर्फ 1 मिनट फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन सुनती हूँ। सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 to 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स सारी हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। आप लोग भी अपनी बुक जो है टेक्स्ट बुक खोल लें और वहाँ पर देख लें। अब कहते हैं द एलिमेंट डैश ऑफ ग्रुप 5 आर कार्ड मेटालाइट, आर्सेनिक और एंटीमनी को मेटालाइट कहा था ना हमने। तो इसमें आएगा आर्सेनिक एंड एंटीमनी। बच्चे रूबा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स मुझे करा लेने में, ठीक है। इन बर्कलैंड एंड आइल्ड प्रोसेस डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं NO, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमने बनाया भी था इलेक्ट्रिक फ्लेम दे के। The tendency, third fill in the blanks, the tendency to form long chains of atom is called catenation. ये भी पढ़ा हुआ है हमने। All the elements of group 6A show the property of allotropy. ये भी ठीक है, allotropy आएगा इसमें। 6A जो है, selenium shows two allotropes which are called, कौन कौन से allotrope शो करता है, एक आई गेस रेड है और दूसरा ग्रे है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। 6 MCQ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 एट 18 डिग्री। ये मैंने MCQ आपसे पूछा भी हुआ है, शायद असेसमेंट में पूछा था, तो 1.834 है इसका आंसर। H2 इज प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग H2SO4 विद मेटल। किन मेटल के साथ रिएक्ट करता है जब H2SO4, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिलती है। नॉर्मल मेटल्स हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनके साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी। लेकिन गोल्ड सिल्वर के साथ रिएक्शन डिफरेंट आया था। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6A एक्सिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, कितनी होती है, सॉरी 5A की बात करें, यहाँ पर तो 6A लिखा हुआ है। अगर तो 6A है तो बुक पर है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A, अगर 5A होगा तो +5, अगर 6A होगा तो +6 है, ठीक है। अब ये देख लें आपकी बुक पे 5A लिखा हुआ है या 6A लिखा हुआ है। द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द ग्रुप जो है डैश कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, कौन सा होगा, 6A के में ही 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसका नाम 6A रखा हुआ है। तो द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ग्रुप 6A कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। जैसे ऑक्सीजन को ही देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन शो डैश बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कौन सा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। आपको मैंने उस दिन भी बताया था ये। कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज, किस तरह यूज होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एज अ
ये सिर्फ कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड है, ये हमने नहीं पढ़ा ये, लेकिन ये भी मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है, इसको हम डाइल्यूसेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमने हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के यूज है वहाँ पर इसको लिखा हुआ, ठीक है। अब अगर बात करें कौन सा एमसीक्यू बनता है, फिल इन द ब्लैंक, नाइट्रोजन इज अ गैस वाइल अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप आर, नाइट्रोजन गैस है तो बाकी सारे क्या हैं। अगर हम बात करें अपनी 5th ए जो हमारा है वहाँ पर चलते हैं, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सारे जो हैं बाकी सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो है noble metals like gold or platinum are dissolved in aqua regia, हमने इसको प्रिपेयर भी किया था। सल्फ्यूरिक एसिड इज डिफरेंट, सल्फर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन बिकॉज इट्स शो, क्योंकि सल्फर +2+4+6 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, बिकॉज इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। HNO3 इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड, सॉरी HNO3 नाइट्रिक एसिड है, वो कहाँ पर यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स हैं जितनी, उनको बनाने में हमारे पास क्या यूज होता है, नाइट्रिक एसिड यूज होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, नेक्स्ट क्लास के बच्चे आ रहे हैं रिक्वेस्ट सेंड करने।